हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BFDI 073, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फैशन इंडस्ट्री। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। इसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। तो अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com पे जाना है। वहाँ पर आपको यहाँ पे हमारे साइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट कोड के यहाँ पे सर्च पे ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड अपना इंटर करना है, जैसे BFDI 073, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट कोड का भी अगर आपको गेस्ट पेपर परचेज करना है तो आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। चलिए चलते हैं अपने सेशन के ऊपर। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टोर मैनेजमेंट, डिस्कस इन ब्रीफ। सो स्टोर मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजिंग ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू अ स्टोर। तो किसी भी स्टोर से जो भी उसके रिलेटेड प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कंट्रोलिंग करना, उसको सुपरवाइजिंग करता है, ये सारी चीज़ें स्टोर मैनेजमेंट के अंदर आती है। इट इंश्योर्स दैट गुड्स आर स्टोर्ड सेफली, रिकॉर्ड्स आर मेंटेन प्रॉपरली एंड मटेरियल्स आर अवेलेबल व्हेन एवर नीडेड। ये पक्का करता है कि जो हमारे पास गुड्स हैं वो अच्छे से रखे हुए हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं उसको अच्छे से यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, और जो भी मटेरियल्स हमको चाहिए जब भी ज़रूरत हो तो वो वहाँ पे अवेलेबल रहे। गुड स्टोर मैनेजमेंट हेल्प रिड्यूस वेस्ट, सेव टाइम एंड इम्प्रूव्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए बिजनेस। गुड स्टोर मैनेजमेंट जो होता है वो मदद करता है हमारे वेस्ट को कम करने में, हमारे समय को बचाता है और साथ ही साथ हमारा ओवरऑल एफिशिएंसी को बेहतर करता है। ठीक है, अब इसके कुछ यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं एलिमेंट्स को। फर्स्ट इज द स्टोर लोकेशन। द स्टोर शुड बी लोकेटेड एट अ कन्वीनियंट प्लेस सो दैट गुड्स कैन बी रिसीव्ड एंड इशूड ईजिली। इट शुड हैव इनफ स्पेस फॉर स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। तो जो स्टोर होना चाहिए वो एक ऐसे लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ से कन्वीनियंस हो गुड्स को रिसीव करने में या फिर वहाँ से किसी को मतलब भेजने में, ठीक है, इशू करने में। ठीक है, उसके साथ साथ इनफ स्पेस होना चाहिए हमारे स्टोर के पास कि वो स्टोरेज कर सके और मटेरियल्स का मूवमेंट कर सके। ठीक है, सेकेंड इज द स्टोर लेआउट। अ प्रॉपर लेआउट हेल्प्स इन अरेंजिंग goods in a organized manner. Different sections should be created for different types of items. This make it easier to find and handle materials. अब यहाँ पर लेआउट जो होना चाहिए वो एक बेहतर तरीके से होना चाहिए, जिससे हम गुड्स को अच्छे से अरेंज कर सकें और एक ऑर्गेनाइज मैनर में रख सकें। अलग अलग सेक्शंस होने चाहिए जहाँ पे हम अलग अलग तरह के आइटम्स को रख सकें। ठीक है, जिससे कि हमें आसान हो किसी भी चीज़ को खोजना, ढूंढना, ठीक है, और मटेरियल्स को हैंडल करना। ठीक है, नेक्स्ट इज रिसीविंग्स ऑफ गुड्स। The store manager checks the quality and quantity of goods received from suppliers. Damaged or incorrect items should be reported immediately before accepting them. तो यहाँ पे जो स्टोर मैनेजर होता है वो यहाँ पे जो भी हमारा गुड्स आ रहा है, ठीक है, सप्लायर से, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करेगा। ठीक है, और जो भी डैमेज या फिर जो इनकरेक्ट आइटम है उसको तुरंत रिपोर्ट करेगा एक्सेप्ट करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टोरेज ऑफ गुड्स। Goods should be stored safely according to their type, size and nature. Proper shelves, racks and storage methods help protect items from damage, theft, dust and moisture. तो यहाँ पे जो गुड्स होता है उसको पहले हम सेफली स्टोर करते हैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, टाइप के अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग हमको शेल्फ रखना, मतलब शेल्फ्स होते हैं, ठीक है, रैक्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम इसको स्टोर करते हैं। अलग अलग स्टोरिंग मेथड्स होते हैं जो हेल्प करता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी हमारा गुड्स है वो डैमेज ना हो, ठीक है, थेफ्ट से बचे, डस्ट ना उस पर लगे और मॉइस्चर से वो सेफ हो। ठीक है, नेक्स्ट इज द इन्वेंट्री कंट्रोल। सो इन्वेंट्री कंट्रोल मीन्स मैनेजिंग द राइट क्वालिटी ऑफ स्टॉक। टू मच स्टॉक इंक्रीज स्टोरेज कॉस्ट्स while too little stock can interrupt business operations. Proper inventory management ensures a continuous supply of goods. तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है कि हमको अपने
राइट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स का एक मेंटेनिंग करना होगा, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा भी स्टॉक नहीं होना चाहिए जिससे कि हमारा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाए, और हमारे पास इतना कम भी स्टोरेज नहीं होना चाहिए, स्टॉक नहीं होना चाहिए कि हमारा बिजनेस इंटरप्ट हो जाए, ठीक है। तो एक प्रॉपर हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे कि हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई होते रहे गुड्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिकॉर्ड कीपिंग। ऑल डिटेल्स ऑफ गुड्स रिसीव्ड, इशूड एंड अवेलेबल इन स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। प्रॉपर रिकॉर्ड्स हेल्प इन ट्रैकिंग इन्वेंट्री एंड अवॉइडिंग मिस्टेक। तो जो भी गुड्स है हमारे पास उसका एक डिटेल हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, कितने गुड्स आ रहे हैं, कितने गुड्स हमने इशू किए, या फिर कितने गुड्स अवेलेबल हैं स्टॉक में, ठीक है। जिससे कि हमारे पास ट्रैकिंग करने में आसान होगा, हम इन्वेंट्री को बताएंगे और हम जो भी मिस्टेक्स हो सकते हैं उसको हम अवॉइड कर सकेंगे, ठीक है। तो जो भी हमारे पास गुड्स हैं उसके हम डिटेल्स एक रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इशूइंग ऑफ गुड्स। गुड्स शुड बी इशूड ओनली आफ्टर प्रॉपर authorization. The issue of materials should be recorded to maintain correct stocks levels and avoid misuse. तो यहाँ पे गुड्स जो होंगे उसको हम इशू करेंगे आफ्टर प्रॉपर ऑथराइजेशन के बाद, ठीक है। जब प्रॉपर ऑथराइजेशन हो जाएगा उसके बाद हम गुड्स को क्या करेंगे, यहाँ से इशू करेंगे। अगर कोई भी हमारे मटेरियल में इशू आता है तो उसको रिकॉर्ड करना होगा और उसके बाद उसको करेक्ट करना होगा अपने स्टॉक लेवल्स के अंदर, ताकि हम मिसयूज अवॉइड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। The store should have proper safety measures such as fire extinguishers, security systems and clean surroundings. Valuable goods should be protected from theft and accidents. तो यहाँ पे जो स्टोर होना चाहिए वो उसमें प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए कैमरा ये सब होना चाहिए, ठीक है। और क्लीन सराउंडिंग होना चाहिए। जो वैल्यूएबल गुड्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना होगा थेफ्ट से और एक्सीडेंट से, ठीक है, कि वो टूटे फूटे नहीं, उसका चोरी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टॉक वेरिफिकेशन। Regular physical checkings of a stock is necessary to compare actual stocks with records. It helps identifying shortage, damage or excess stock and ensures accuracy. तो यहाँ पे स्टॉक वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम रेगुलर फिजिकल चेकअप करते रहेंगे अपने स्टॉक का तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि जो हमारे पास स्टॉक एक्चुअल में है वो रिकॉर्ड के साथ कितना मिल रहा है, ठीक है। अगर सही में जितना हमारे पास रिकॉर्ड में है उतना वो एक्चुअली है कि नहीं है ये हमें पता चलेगा। इससे हमें आइडेंटिफाई करने में पता चलेगा, मदद मिलेगा कि हमारा कहीं कोई कमी तो नहीं है या फिर कुछ डैमेज है या फिर हमारे पास एक्स्ट्रा स्टॉक तो नहीं है, जिससे कि एक्यूरेसी हम पक्का कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ स्टॉक पड़े हुए हैं तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द हाउस कीपिंग। द स्टोर शुड ऑलवेज बी क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड. गुड हाउस कीपिंग इम्प्रूव सेफ्टी, सेव टाइम्स एंड मेक वर्क मोर इफिशिएंट. तो यहाँ पे कह रहा है कि स्टोर हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छे ढंग से मतलब ऑर्गेनाइज होना चाहिए और वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है. गुड हाउस कीपिंग से हम इसको सेफ्टी दे सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं और अपने वर्क को और ज़्यादा इफ़िशिएंट बना सकते हैं, ठीक है. एक बेहतर रख रखाव होना चाहिए, ठीक है. तो कंक्लूजन में हम बताएंगे स्टोर मैनेजमेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन एवरी बिजनेस. किसी भी बिजनेस में स्टोर मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है फंक्शन है. प्रॉपर स्टोर लोकेशन, स्टोरेज, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिकॉर्ड कीपिंग, सेफ्टी एंड स्टॉक वेरिफिकेशन हेल्प इन मेंटेनिंग मटेरियल्स इफिशिएंटली. तो यहाँ पे हमारा स्टोर लोकेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसका स्टोरेज बेहतर होना चाहिए, इन्वेंट्री कंट्रोल होना चाहिए, रिकॉर्ड को मतलब रखना चाहिए, रिकॉर्ड रखना चाहिए, सेफ्टी का ध्यान देना चाहिए, ठीक है. और स्टॉक वेरिफिकेशन करके हम अपने जो भी बिजनेस के अंदर जो मटेरियल्स का मैनेजमेंट है वो हम इफिशिएंटली कर पाएंगे. इफिशिएंट स्टोर मैनेजमेंट रिड्यूस कॉस्ट्स, प्रिवेंट्स लॉसेज, इम्प्रूव्स कस्टमर सर्विसेज एंड सपोर्ट द स्मूथ वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हमारा बेहतर स्टोर मैनेजमेंट होगा तो इससे हम अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है, लॉसेस को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमर के सर्विस को बेहतर कर सकते हैं और अपने वर्किंग को, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को और बेहतर चला सकते हैं, स्मूथली रन कर सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्टोर मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस के अंदर, ताकि हम अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से यहाँ पे रन कर सकें, ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ briefly explain the different type of customer services for fashion products. So customer service is an important part of a fashion industry. Fashion industry में customer service क्या है, एक बहुत ही important part हो जाता है. It means helping customers before, during and after they buy a fashion product. इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने कस्टमर को हेल्प करते हैं अगर वो कोई भी फैशन प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं तो बाई करने से पहले, बाई करने के दौरान और बाई करने के बाद, ठीक है. गुड कस्टमर सर्विस मेक कस्टमर्स हैप्पी, बिल्ड ट्रस्ट एंड इनकरेज देम टू शॉप अगेन.
तो गुड कस्टमर सर्विस वही होता है जहाँ पे वो कस्टमर्स को खुश करे, ठीक है, एक ट्रस्ट गेन करे और साथ ही साथ उनको इंकरेज करे कि वो फिर से वहाँ पे शॉप करने आए, ठीक है। फैशन स्टोर्स बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज टू मीट कस्टमर नीड। फैशन स्टोर्स जो होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो अलग अलग तरह के सर्विसेज देते हैं ताकि कस्टमर की जो ज़रूरत होते हैं उसको वो फुलफिल कर सकें, ठीक है। यहाँ पे हम एक करके सब पॉइंट को समझेंगे। फर्स्ट इज द प्री सेल्स कस्टमर सर्विस। दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड बिफोर द कस्टमर बाइज अ प्रोडक्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट को बाई करने से पहले हम ये सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। सेल्स स्टाफ हेल्प कस्टमर चूज द राइट साइज, कलर, स्टाइल एंड फैब्रिक। यहाँ पे जो सेल्स स्टाफ होते हैं वो मदद करते हैं कस्टमर को चुनने में कि वो सही साइज़, सही कलर, सही स्टाइल और फैब्रिक को चुने। दे ऑल्सो आंसर क्वेश्चंस अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस, डिस्काउंट्स एंड अवेलेबिलिटी। वो उन सारे सवालों का जवाब देते हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर होते हैं, प्राइस के ऊपर होते हैं, डिस्काउंट्स के ऊपर होते हैं या फिर उसके अवेलेबिलिटी के ऊपर होते हैं। गुड गाइडेंस हेल्प कस्टमर्स मेक द राइट बाइंग डिसीजन। और अच्छे से गाइडेंस करने से जो कस्टमर है वो बेहतर तरीके से अपने बाइंग डिसीजंस को ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इज द सेल्स सर्विस। सेल्स सर्विस इज ऑफर्ड व्हेन द कस्टमर इज परचेजिंग द प्रोडक्ट। सेल्स सर्विस क्या होता है? तो ये तब ऑफर किया जाता है जब कस्टमर कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। एम्प्लॉयज़ हेल्प कस्टमर्स फाइंड प्रोडक्ट्स, ट्राई ऑन क्लॉथ्स एंड कंप्लीट द बिलिंग प्रोसेस। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मदद करते हैं कस्टमर को प्रोडक्ट्स को फाइंड करने में, क्लॉथ्स को ट्राई करने में और बिलिंग प्रोसेस के अंदर। दे ऑल्सो एक्सप्लेन पेमेंट ऑप्शंस, गिफ्ट रैपिंग एंड ऑन गोइंग ऑफर्स। उसके साथ साथ वो बताते हैं पेमेंट ऑप्शंस के बारे में, गिफ्ट रैपिंग के ऑप्शंस के बारे में और जो भी ऑफर अभी चल रहा होगा उसके बारे में। फ्रेंडली एंड पोलाइट बिहेवियर क्रिएट्स अ गुड शॉपिंग एक्सपीरियंस। और कस्टमर के साथ फ्रेंडली और पोलाइट बिहेवियर होने से आपका शॉपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट इज आफ्टर सेल सर्विस। सेल्स सर्विस के बाद का। आफ्टर सेल्स सर्विस इज़ प्रोवाइडेड आफ्टर द परचेज। तो ये जो सर्विस है ये परचेज के बाद प्रोवाइड किया जाता है। इट इंक्लूडिंग हैंडलिंग प्रोडक्ट, कंप्लेंट्स, एक्सचेंज, रिटर्न्स एंड रिफंड्स। इसके अंदर आता है प्रोडक्ट को हैंडल करना, कंप्लेंट्स देखना, ठीक है, एक्सचेंज हो गया, रिटर्न हो गया, रिफंड्स हो गया, इन सब चीज़ों को देखना। इफ़ अ कस्टमर रिसीव्स अ डैमेज और इनकरेक्ट प्रोडक्ट द स्टोर सॉल्व द प्रॉब्लम क्विकली। अगर किसी कस्टमर को डैमेज या फिर इनकरेक्ट प्रोडक्ट रिसीव हुआ है तो स्टोर तुरंत उसको सॉल्व करेगा उनके प्रॉब्लम को। गुड आफ्टर सेल सर्विस इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। अगर हमारा आफ्टर सेल सर्विस अच्छा होगा तो कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन इसमें मिलेगा और उसका लॉयल्टी बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑनलाइन कस्टमर सर्विस। मेनी फैशन ब्रांड्स सेल प्रोडक्ट्स थ्रू वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप्स। बहुत सारे फैशन ब्रांड्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन या फिर मोबाइल ऐप्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू सेल करते हैं। ऑनलाइन कस्टमर सर्विस इंक्लूड लाइव चैट, ईमेल सपोर्ट, फ़ोन सपोर्ट एंड ऑर्डर ट्रैकिंग। और यहाँ पे हमको ऑनलाइन कस्टमर सर्विस मिल जाता है, जैसे कि लाइव चैट करने को मिलता है, ईमेल से सपोर्ट दिया जाता है, फ़ोन से सपोर्ट दिया जाता है या फिर ऑर्डर को ट्रैक करने का ऑप्शन मिलता है। कस्टमर्स कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस थ्रू सोशल मीडिया। कस्टमर यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को सोशल मीडिया के थ्रू भी पूछ सकते हैं। क्विक रिस्पॉन्सेज इंप्रूव्स द ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस। और यहाँ पे तुरंत हमको जवाब मिल जाता है, कस्टमर्स को तुरंत जवाब मिल जाता है जिससे उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस बेहतर होता है। नेक्स्ट इज द पर्सनल शॉपिंग सर्विस। सम फैशन स्टोर्स प्रोवाइड्स पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंस। कुछ जो फैशन स्टोर्स होते हैं वो पर्सनल शॉपिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ए फैशन एक्सपर्ट्स हेल्प कस्टमर्स सेलेक्ट क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू दियर स्टाइल, बॉडी टाइप, बजट एंड ओकेजन। एक फैशन एक्सपर्ट होता है जो मदद करता है कस्टमर को उनके क्लॉथ्स को चुनने में, उनके स्टाइल के अनुसार, उनके बॉडी टाइप के अनुसार, उनके बजट और ओकेजन के अनुसार। दिस सर्विस इज स्पेशली यूजफुल फॉर वेडिंग्स, पार्टीज़ एंड स्पेशल इवेंट्स। और ये सर्विसेज खास करके मतलब खास मौके पर दिए जाते हैं, चाहे वो वेडिंग्स हो, पार्टीज़ हो या फिर कोई स्पेशल इवेंट्स हो। नेक्स्ट इज होम डिलीवरी एंड अल्ट्रेशन सर्विस। Many fashion stores offer home delivery for customer convenience. Some stores also provide alteration services such as changing the size or fitting the clothes after purchase. These services make shopping more comfortable and satisfying. तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो फैशन स्टोर होते हैं वो होम डिलीवरी भी देते हैं कस्टमर कन्वीनियंस के लिए। और कुछ स्टोर जो होते हैं वो कुछ अल्ट्रेशन सर्विस देते हैं, जैसे कि आपको अगर साइज़ और फिटिंग करवाना है क्लॉथ्स का तो उसको भी वो कर सकते हैं, ठीक है, परचेज के बाद। तो ये सारे सर्विस जो होते हैं वो शॉपिंग को और कंफर्टेबल और सेटिस्फाइंग बनाते हैं। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे कस्टमर सर्विस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ फैशन बिजनेस। तो फैशन बिजनेस के अंदर कस्टमर सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्विसेज सच एज प्री सेल गाइडेंस, सेल सपोर्ट एंड आफ्टर सेल सर्विस, ऑनलाइन असिस्टेंस, पर्सनल शॉपिंग, होम डिलीवरी एंड अल्ट्रेशन help customer
enjoy a better shopping experience। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज हम देते हैं, जैसे कि प्री सेल्स गाइडेंस हमने देखा, सेल्स सपोर्ट देखा, सेल्स के बाद का जो सर्विस है वो देखा, ऑनलाइन असिस्टेंट हो गया, पर्सनल शॉपिंग हो गया, होम डिलीवरी हो गया, और अल्ट्रेशन, ठीक है, जैसे कि आपको अगर आपको कोई साइज़ छोटा बड़ा करवाना है वो करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारा दे करके हम कस्टमर एक बेटर शॉपिंग इन्जॉय करता है, ठीक है, बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस इन्जॉय करता है। गुड कस्टमर सर्विस इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बिल्ड्स ट्रस्ट एंड हेल्प फैशन बिजनेस ग्रो सक्सेसफुली। तो एक बेहतर कस्टमर सर्विस देने से आपका कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, ट्रस्ट आपके बीच में बनता है, और एक फैशन बिजनेस को ग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ फैशन इंडस्ट्री आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन इंडिया। सो इंडिपेंडेंस के बाद कैसे ये इवॉल्व किया। आफ्टर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन 1947 द फैशन इंडस्ट्री वेंट थ्रू मेनी चेंजेस। 1947 के आज़ादी के बाद भारत में अगर हम फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो ये बहुत सारे चेंजेस इसमें हुए। इन द बिगनिंग पीपल मोस्टली वर्क ट्रेडिशनल क्लॉथ्स मेड बाय लोकल वीवर्स एंड टेलर्स। शुरुआत में अगर देखें तो लोग ज़्यादातर ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनते थे जो वहाँ के लोकल वेवर्स या फिर टेलर्स के द्वारा बनाए जाते थे, ठीक है। वेवर्स मतलब बुनकर और टेलर्स मतलब जो दर्जी होते हैं, ठीक है। ओवर टाइम द इंडस्ट्री ग्रीव विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल। समय के साथ साथ इंडस्ट्री बनते चले गए और यहाँ पर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन के मदद से यहाँ पे पूरा लाइफस्टाइल बदल रहा था, ठीक है। टुडे इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फैशन मार्केट इन द वर्ल्ड। और आज के टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड भर में बहुत बड़ा एक लीडिंग मार्केट बन चुका है, ठीक है, फैशन के अंदर। फैशन इंडस्ट्री इन द अर्ली ईयर्स 1947 टू 1960 के बीच में अगर हम देखें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट इनकरेज्ड द यूज ऑफ हैंडलूम एंड खादी टू सपोर्ट लोकल आर्टिसंस एंड प्रमोट सेल्फ रिलायंस। तो आज़ादी के समय जो सरकार थी उसने इनकरेज किया हैंडलूम मतलब हाथ से बने या फिर खादी के जो कपड़े होते हैं उसको, ठीक है, ताकि लोकल आर्टिसंस और को सपोर्ट मिले और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट किया जाए। ट्रेडिशनल ड्रेस लाइक साड़ी, धोती, सलवार सूट एंड कुर्ताज वेयर कॉमनली वॉर्न। और उस समय जो हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस थे जैसे साड़ी पहनना, धोती पहनना, सलवार सूट हो गया, कुर्ता हो गया, ये सब बहुत कॉमन था। क्लॉथिंग वाज सिंपल, अफोर्डेबल एंड मोस्ट स्टिच्ड बाई लोकल टेलर्स। जो यहाँ पे क्लॉथिंग था बहुत ही सामान्य था, ठीक है, और अफोर्डेबल था, और ये लोकल टेलर्स के द्वारा सिला जाता था, ठीक है, जो भी इसकी सिलाई होती थी। उसके बाद टेक्सटाइल का ग्रोथ हुआ, गारमेंट इंडस्ट्री आया 1960 टू 1980 के बीच में। ड्यूरिंग दिस पीरियड टेक्सटाइल मिल्स एंड गारमेंट फैक्ट्रीज एक्सपेंडेड। इस समय क्या हुआ, टेक्सटाइल मिल्स और गारमेंट फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा फैला। बेटर मशीन्स इंक्रीज क्लॉथ प्रोडक्शंस एंड मेड रेडीमेड गारमेंट्स मोर पॉपुलर। बेहतर मशीन आने से क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ा और उसके साथ साथ यहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स और ज़्यादा पॉपुलर हुए। फैशन स्लोली बिकेम इन्फ्लुएंस्ड बाय फिल्म्स स्पेशली बॉलीवुड एंड पीपल स्टार्ट फॉलोइंग द ड्रेस स्टाइल ऑफ द मूवी स्टार। यहाँ पे क्या होता है, फैशन जो होता है अब प्रभावित होता है फिल्मों के थ्रू, ठीक है। जो फिल्म लोग देखते हैं वैसा खास करके बॉलीवुड में जो देखते थे उससे वो प्रभावित होकर के अपना ड्रेसिंग स्टाइल भी उसके जैसा करने लगे, ठीक है। उसके बाद होता है लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल फैशन 1991 के बाद। द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 ओपन इंडियाज़ मार्केट टू इंटरनेशनल ब्रांड्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है 1991 में, ये इंडिया के मार्केट को ओपन कर देता है इंटरनेशनल ब्रांड के साथ, ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। मेनी ग्लोबल फैशन कंपनीज इंटर्ड इंडिया। बहुत सारे ग्लोबल फैशन कंपनी जो है वो भारत आते हैं। एंड शॉपिंग मॉल बिकम पॉपुलर। अब इस समय शॉपिंग मॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। इंडियन डिजाइनर्स ऑल्सो गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बाय कंबाइनिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स विथ मॉडर्न डिज़ाइन। और यहाँ पे जो भारत के जो डिज़ाइनर होते हैं उनको भी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलने लगता है और यहाँ पे उनकी अपनी ट्रेडिशनल क्राफ्ट और मॉडर्न डिज़ाइन दोनों आपस में कंबाइन करके वो प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। राइज ऑफ फैशन एजुकेशन एंड डिज़ाइनर्स। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैशन इंस्टीट्यूट हेल्प डेवलप स्किल्ड प्रोफेशनल्स इन फैशन डिज़ाइन, मर्चेंडाइजिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या होता है, फैशन इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट होता है जिससे और ज़्यादा स्किल्ड प्रोफेशनल्स बनते हैं फैशन डिज़ाइन के अंदर, मर्चेंडाइजिंग के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर। मेनी टैलेंट इंडियन डिज़ाइनर्स इंट्रोड्यूस्ड यूनिक कलेक्शंस ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। बहुत सारे यहाँ पे इंडियन टैलेंट डिज़ाइनर्स होते हैं जो अपने यूनिक कलेक्शंस को नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस करते हैं। फैशन शोज़ एंड डिज़ाइनर लेबल्स बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। यहाँ पे फैशन शो और डिज़ाइनर लेबल्स ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ई कॉमर्स। द इंटरनेट एंड स्मार्टफोन्स चेंज द वे ऑफ पीपल बाई क्लॉथ्स। जो इंटरनेट और स्मार्टफोन है उसने पूरे तरीके से बदल दिया है लोगों का तरीका जो वो क्लॉथ्स बाई करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स मेड फैशन प्रोडक्ट्स ईजिली अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री। जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स बन गए हैं वो फैशन प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा ईजिली अवेलेबल कर दिए हैं पूरे देश भर में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस फैशन ट्रेंड्स एज सेलिब्रिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट न्यू स्टाइल्स।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फैशन ट्रेंड्स को, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपने इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रमोट करते हैं नए नए स्टाइल्स को, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन फैशन स्टोर्स हेल्प ब्रांड्स रीच मोर कस्टमर्स। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन फैशन स्टोर से जो ब्रांड्स होते हैं उनको मदद मिलता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँच पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द करेंट ट्रेंड्स इन द इंडियन फैशन इंडस्ट्री। आज कैसा ट्रेंड, अभी कैसा ट्रेंड फॉलो हो रहा है। टुडे द इंडियन फैशन इंडस्ट्री इंक्लूड्स ट्रेडिशनल वियर, वेस्टर्न वियर, फ्यूजन वियर, सस्टेनेबल फैशन एंड लग्जरी ब्रांड्स। तो आज के टाइम में अगर हम फैशन इंडस्ट्री में देखें तो इंडिया के अंदर तो यहाँ पे ट्रेडिशनल वियर भी है, वेस्टर्न वियर भी है, फ्यूजन वियर भी है, ठीक है, सस्टेनेबल फैशन है और लग्जरी ब्रांड्स भी है। कस्टमर प्रेफर स्टाइलिश, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली क्लॉथिंग। कस्टमर जो हैं वो प्रेफर करते हैं स्टाइलिश भी हो, कंफर्टेबल हो और इको फ्रेंडली क्लॉथिंग हो। डिज़ाइनर्स आर यूजिंग ऑर्गेनिक फैब्रिक्स एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जो डिज़ाइनर्स हैं वो भी ऑर्गेनिक फैब्रिक्स को ज़्यादा यूज कर रहे हैं और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट कर रहे हैं। इंडियन फैशन इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर इट्स क्रिएटिविटी, क्राफ्ट्समैनशिप एंड कल्चरल रिचनेस। इंडिया का जो फैशन है वो पूरे विश्व भर में मतलब उसको एक पहचान मिल गया है जहाँ पर उसके क्रिएटिविटी, क्राफ्ट्समैनशिप और कल्चरल रिचनेस के बारे में लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बताएंगे कंक्लूजन में, द फैशन इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ ग्रॉन रिमार्केबली सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद ये और तेज़ी से मतलब एक पहचान अपना बनाया फैशन इंडस्ट्री भारत के अंदर। फ्रॉम ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोडक्ट्स टू मॉडर्न डिज़ाइनर कलेक्शंस एंड ऑनलाइन शॉपिंग इट हैज़ कंटिन्यूसली इवॉल्व। तो अपने हैंडलूम प्रोडक्ट से, जो ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोडक्ट शुरुआत में चल रहे थे, वहाँ से ये मॉडर्न डिज़ाइनर कलेक्शन ले आया और फिर ऑनलाइन शॉपिंग हमने देखा। तो ये लगातार क्या किया है, इवॉल्व किया है, मतलब अपने आप में परिवर्तन लाते रहा है। टुडे इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड द इकोनॉमी वाइल प्रिजर्विंग इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज। आज ये कंट्रीब्यूट कर रहा है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट में, एक्सपोर्ट में, ठीक है, एक्सपोर्ट्स कर रहा है यहाँ से, और इकोनॉमी में भी, और उसके साथ साथ इंडिया का जो रिच कल्चर हेरिटेज है उसको भी प्रिजर्व कर रहा है। द फ्यूचर ऑफ द इंडियन फैशन इंडस्ट्री लुक्स ब्राइट विथ इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन। इंडियन फैशन इंडस्ट्री का अगर हम फ्यूचर बात करें तो इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है इनोवेशन के साथ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमको इनोवेशन देखने को मिल रहा है, सस्टेनेबिलिटी मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ग्लोबल रिकॉग्निशन भी इसको मिला है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फैशन इंडस्ट्री जो इंडिया के अंदर है वो काफ़ी हद तक अपने आप में इवॉल्व किया है और बहुत ही अभी अपने हाई पोजीशन पे पहुँचा हुआ है, ठीक है, जिसको वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिला हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज़, so the question is briefly describe the properties of fiber. Fiber is the basic raw material used to make any yarn and fabric. तो किसी भी yarn और fabric को बनाने के लिए सबसे basic raw material क्या होता है, हमारा fiber होता है। The quality of fiber depends on the properties of the fiber used. तो जो इसका क्वालिटी होता है fabric का वो डिपेंड करता है कि किस तरह का हम फाइबर का प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Good fibers have certain physical and chemical properties that make them suitable for clothing and other textile products. तो अगर फाइबर हमारा अच्छा होता है तो वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसका बेहतर होता है, तो वो सूटेबल होता है क्लॉथिंग के लिए और दूसरे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉपर्टीज़ हेल्प इन सेलेक्टिंग द राइट फाइबर फॉर डिफरेंट पर्पज़। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से हम समझेंगे तो हम आसानी से अपने ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से अपने राइट फाइबर को चूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं वो समझते हैं। फर्स्ट इज द स्ट्रेंथ। द स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ ए फाइबर टू विथस्टैंड पुलिंग और स्ट्रेचिंग विदाउट ब्रेकिंग। स्ट्रॉन्ग फाइबर्स लास्ट longer and are suitable for making durable cloths. For example, cotton and polyester are known for their good strength. तो स्ट्रेंथ एक एबिलिटी होता है जहाँ पे फाइबर जो होता है वो कितना भी खींचो, उसको स्ट्रेच करो, बिना टूटे वो वहाँ पे मतलब बना रहता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइबर जो होता है वो लॉन्ग लास्ट होता है, ठीक है, साथ ही साथ वो सुटेबल होता है ड्यूरेबल क्लॉथ्स बनाने के लिए। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो कॉटन और पॉलिस्टर जो होते हैं वो अच्छे फाइबर माने जाते हैं, ठीक है, उनका स्ट्रेंथ अच्छा होता है। लेंथ, सेकंड इज द लेंथ। द लेंथ ऑफ ए फाइबर अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ यार्न। लॉन्ग फाइबर्स प्रोड्यूस स्मूथ, strong and high quality yarn, while short fibers produce rougher yarn. Silk has long fiber whereas cotton has shorter fiber. तो अगर हम देखें लेंथ, तो किसी भी फाइबर का जो लेंथ होता है वो उसके यार्न के क्वालिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर लंबा फाइबर होगा तो वो काफ़ी स्मूथ, स्ट्रॉन्ग और हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस करेगा। वहीं अगर छोटा फाइबर होगा, शॉर्ट लेंथ में होगा, तो वो काफ़ी रफ यार्न होगा उसका, ठीक है। जैसे सिल्क जो होता है उसका लॉन्ग फाइबर होता है, ठीक है, वहीं कॉटन जो है उसका शॉर्टर फाइबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। So the flexibility is the ability of a fiber to bend without breaking. Flexible fibers are comfortable to wear and easy to process into fabric. तो flexibility एक प्रोसेस होता है, यानी फिर एक एबिलिटी है जहाँ पर कोई भी फाइबर
बिना टूटे बेंड कर सकता है, ठीक है, मतलब जितना भी उसको बेंड कर दो लचीला टाइप का एक तरह से, ठीक है। तो जो फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं वियर करने के लिए, और साथ ही साथ उसका प्रोसेस करना भी आसान होता है, ठीक है, फैब्रिक बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट इज द इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए फाइबर टू रिटर्न इनटू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग स्ट्रेच्ड। फाइबर्स विद गुड इलास्टिसिटी रेसिस्ट wrinkles and keep their shape. Wool and spandex have excellent elasticity. तो इलास्टिसिटी एक एबिलिटी होता है जहाँ पे कोई भी फाइबर कितना भी उसको स्ट्रेच करो उसके बाद जब छोड़ो तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, वो इलास्टिसिटी होता है। तो जिस फाइबर्स का अच्छा इलास्टिसिटी होता है वो रिंकल्स नहीं आने देता है और अपना शेप बनाए रखता है, ठीक है। तो जैसे उल हो गया या फिर स्पैंडेक्स हो गया, इसके पास एक्सीलेंट इलास्टिसिटी होता है। नेक्स्ट इज द एब्जॉर्बेंसी. Absorbency is the ability of a fiber to absorb moisture. Fibers with high absorbency make clothes comfortable, especially in hot weather. Cotton is highly absorbent while polyester absorbs very little moisture. तो एब्जॉर्बेंसी क्या होता है, एक एबिलिटी होता है जहाँ पर कोई भी फाइबर कितना मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर पा रहा है अपने अंदर, ठीक है। तो जिस फाइबर का हाई एब्जॉर्बेंसी होता है वो अपने क्लॉथ्स को कंफर्टेबल बनाता है, ठीक है, खास करके हॉट वेदर में। जैसे कॉटन का हाई एब्जॉर्बेंस होता है, ठीक है, जैसे आप कॉटन क्लॉथ पहनते हो गर्मी के दिनों में क्योंकि वो हाई एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, वहीं पॉलिस्टर जो होता है वो बहुत कम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट इज द ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए फाइबर टू रेसिस्ट वियर एंड टीयर ड्यूरिंग रेगुलर यूज़. ड्यूरेबल फाइबर्स आर यूज फॉर मेक क्लॉथ्स, बैग्स, कारपेट्स एंड होम फर्निशिंग्स. तो ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है एक एबिलिटी जहाँ पर फाइबर जो होता है वो अपने फटने का, टूटने का कितना भी इस्तेमाल करने से, मतलब कितना वो ड्यूरेबल है, कितना वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, कितना देर से वो टूटेगा फटेगा, ठीक है, तो वो उसका ड्यूरेबिलिटी होता है। तो ड्यूरेबल फाइबर जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है क्लॉथ्स बनाने में, बैग्स बनाने में, कारपेट या फिर होम के फर्निशिंग के अंदर, ठीक है। तो ये सारे ड्यूरेबिलिटी के मेजर्स को चेक करके हम उसके हिसाब से अपने चीज़ों को बनाते हैं। नेक्स्ट इज द लस्टर. लस्टर रेफर्स टू द नेचुरल साइन ऑफ ए फाइबर. सिल्क हैज़ अ ब्यूटीफुल नेचुरल साइन while cotton has a dull appearance. Luster improves the beauty and attractiveness of a fabrics. तो लस्टर होता है कि एक नेचुरल साइन आना फाइबर के अंदर, ठीक है। जैसे कि सिल्क एक बहुत ही नेचुरल साइन, उसका बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, सिल्क बहुत ही चमकीला होता है, ठीक है। वहीं अगर कॉटन की बात करें तो इसका कुछ उतना अपीयरेंस नहीं है, बहुत डल होता है। अगर कोई सिल्क क्लॉथ पहनता है तो वो बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, चमकता है, ठीक है। जैसे सिल्क साड़ी होती है, ठीक है, सिल्क की साड़ी तो वो बहुत ज़्यादा चमकीली होती है, अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। तो वही लस्टर जो होता है वो इम्प्रूव कर देता है ब्यूटी को और अट्रैक्टिवनेस ऑफ फैब्रिक को, ठीक है। नेक्स्ट इज द सॉफ्टनेस. Soft fibers provide comfort to the wearer. Fibers like cotton and wool are soft and pleasant to touch, making them suitable for daily wear. तो यहाँ पे सॉफ्ट फाइबर जो होते हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं पहनने वाले के लिए, ठीक है, वो उसको कंफर्टेबल प्रोवाइड करता है। फाइबर्स जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, ये काफ़ी सॉफ्ट और प्लीजेंट होता है टच करने के लिए और ये डेली वियर के लिए इसको सूटेबल होता है बनाना। नेक्स्ट इज द हीट रेजिस्टेंस. Some fibers can tolerate high temperatures, while others melt or burn easily. Cotton can withstand ironing at high temperature, whereas synthetic fibers requires lower heat. तो कुछ फाइबर जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को टोलरेट कर सकते हैं, वहीं जो दूसरे होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉटन जो है वो उसको जब हम आयरनिंग करते हैं, यानी जो आयरन करते हैं तो वो हाई टेम्परेचर को मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर विथस्टैंड मतलब उसके साथ बना रहता है। वही अगर सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो बहुत ही लो हीट में मतलब वो यूज़ किए जाते हैं, उसको ज़्यादा अगर आप हीट करोगे तो वो जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द केमिकल रेजिस्टेंस. फाइबर्स रिएक्ट डिफरेंटली टू केमिकल्स सच एज एसिड्स, एल्कलीज, डिटर्जेंट्स एंड ब्लीच. दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर वॉशिंग, डाइंग एंड मेंटेनिंग फैब्रिक्स. तो अगर हम अलग अलग फाइबर्स की बात करें तो वो अलग अलग रिएक्ट करते हैं केमिकल्स के साथ, जैसे एसिड के साथ अलग रिएक्ट करते हैं, एल्कलीज के साथ अलग, डिटर्जेंट्स और ब्लीच के साथ अलग. ये प्रॉपर्टी यूज़ किया जाता है वॉशिंग के लिए, डाइंग के लिए या फिर फैब्रिक्स को मेंटेनिंग करने के लिए, ठीक है। तो किस तरह से हम उसको वॉशिंग करेंगे, सबका अलग अलग फैब्रिक्स के अलग अलग वॉशिंग स्टाइल होते हैं, अलग अलग डाइंग होता है, ठीक है। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे द प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर्स डिटरमाइन द क्वालिटी, कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी एंड अपीयरेंस ऑफ टेक्सटाइल्स. तो जो प्रॉपर्टी होता है फाइबर का वो डिटरमाइन करता है, हमें पता लगाने में हेल्प करता है उसके क्वालिटी, कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी और अपीयरेंस को, किसी भी टेक्सटाइल के अपीयरेंस को, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रेंथ, लेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, absorbency, durability, luster, softness, heat resistance and chemical resistance help manufacturers produce suitable fabrics for different use.
तो यहाँ पे अलग अलग इसके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे इसकी मजबूती हो गया, लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, इलास्टिसिटी, एब्जॉर्बेंसी, कितना ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, ड्यूरेबिलिटी, कितना जल्दी फटता है, ठीक है, लस्चर, सॉफ्टनेस, हीट रेजिस्टेंस, केमिकल रेजिस्टेंस, ये सारा हेल्प करता है किसी भी सूटेबल फैब्रिक्स का इस्तेमाल करने में, उसको यूज़ करने में, ठीक है, अलग अलग। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग फाइबर्स प्रॉपर्टीज इसेंशियल इन द टेक्सटाइल एंड फैशन इंडस्ट्री। इसलिए हमें किसी भी जो हमारा टेक्सटाइल है उसके फाइबर की प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, टेक्सटाइल के अंदर या फिर फैशन इंडस्ट्री के अंदर। तभी हम उसके हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको चूज करेंगे और अपने जैसा नीड है वैसा हम अपना फैब्रिक को तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइबर का प्रॉपर्टी पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने अपना सब्जेक्ट कोड BFDI 073 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपने सेशन को पसंद किया है तो आप इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर को परचेज नहीं किया तो आप हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com से जाकर के गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो, या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर भी आप यहाँ पे सर्च कोर्स में अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करके परचेज कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अपने एग्जाम को दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।